नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल ड्यू एजुकेशन में। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा आज मोराल पेंटिंग के बारे में, यानी जो भित्ति चित्रकला आखिर क्या होती है। तो मैं दोस्तों इसमें छोटी से बेसिक से लेके आप तक अंत तक ऐसी नॉलेज बताऊंगा आपको जो एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी लोगे और आपको समझ में भी आ जाएगी आखिर भित्ति चित्रकला किसे कहते हैं, और बाद में यानी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आखिर भित्ति चित्रकला यानी जो मोराल पेंटिंग आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो अर्थ है ये है क्या मोराल पेंटिंग का, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मोराल पेंटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि जो भी हमारी जो हार्ड सरफेस होता है ना, यानी जो दीवार होती है उसकी दीवारों की जो रूफ होती है और जो बाउंड्रीज होती है उन पर जो भी हम पेंटिंग करते हैं या कलाकृति करते हैं, जो भी आर्ट या क्राफ्ट बनाते हैं, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, भित्ति चित्रकला यानी मोराल पेंटिंग। तो एक बार जो हमने एक यहाँ पर लिख भी रखा है उसके माध्यम से भी आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोराल पेंटिंग छतों पर, दीवारों पर पेंटिंग करना, उन्हें सजाना तथा साथ ही ठोस संरचना पर की गई पेंटिंग भित्ति चित्रकला के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों जैसे मैंने बता ही दिया कि भित्ति चित्रकला यानी ठोस संरचना पर की गई, यानी छतों पर, दीवारों पर की गई कोई सजावट के तौर पर कलाकृतियाँ, वो सभी भित्ति चित्रकला के अंदर आती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी भूमिका, यानी इसकी जो क्या रहा है भूमिका पहले की। तो मोराल पेंटिंग सबसे पुरानी चित्रकला है। ठीक है, सबसे पुरानी चित्रकला है। प्रागी ऐतिहासिक काल में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये प्रागे ऐतिहासिक काल है क्या। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारी एशियंट हिस्ट्री है उसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो प्री हिस्टोरिक एज, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक एज और एक होता है दोस्तों हिस्टोरिक एज, यानी प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो सबसे पुराना यानी जो प्री हिस्टोरिक एज है उसमें हम सबसे पहले मोराल पेंटिंग के रूप में जो चित्रकला करते थे वो मिट्टी के बर्तन पर हम करते थे। तो आपको ध्यान रहेगा वो होप, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान रहेगा कि सबसे पहले मोराल पेंटिंग का उपयोग प्रागैतिहासिक काल में मिट्टी के बर्तनों पर दोस्तों हमें देखने को भी मिलता है। ठीक दोस्तों, कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो कुछ समय बाद यानी जब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है थोड़ा विकसित होने लगा, उसमें जिज्ञासा बढ़ने लगी, तो वो मिट्टी का प्रयोग क्या दोस्तों, मिट्टी का प्रयोग वो दीवारों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके साथ कई आकृतियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आरंभ यानी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। यानी जो मोराल पेंटिंग का जो आरंभ होता है ना, यानी इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग है उसे हम जानते हैं। तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो इसका टर्म है यानी इसकी स्टार्टिंग इस समय मानी जाती है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी जो एविडेंस है यानी इसकी जो साक्ष्य है, यानी हम कैसे बता सकते हैं कि जो प्राचीन काल में भित्ति चित्रकला भी होती थी, या सबसे प्राचीन इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले कि हाँ उस समय भित्ति चित्रकला यानी मोराल पेंटिंग होती थी। तो दोस्तों अगर हम साक्ष्य की बात करें तो इस प्रकार की चित्रकला के साक्ष्य भारत में कई स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों मोराल पेंटिंग को अजंता, अन्नामलाई की गुफाएं, रावण छाया गुफा, एल्लोरा के सीता नवासाल वह कैलाश मंदिर जैसे स्थल में देखी जा सकती है। तो दोस्तों मैंने ये सभी जो आपको अजंता, अन्नामलाई की गुफाएं, रावण छाया गुफा तथा एल्लोरा की जो सीता रमन वालास और जो कैलाश मंदिर में, इन सभी जो मोराल पेंटिंग में बनाई गई चित्रकला वो हमें एविडेंस के रूप में प्राप्त होते हैं प्राचीन काल से। तो ठीक है दोस्तों, आपको अजंता तो पता ही होगी कहाँ है, जो एल्लोरा में है। ठीक है, सॉरी, जो अजंता और जो एल्लोरा गुफा है वो कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और आपको अभी वर्तमान में पता भी होगा कि जो वहाँ की जो सरकार है, कौन, जो वहाँ के ठाकरे साहब है जी, उन्होंने क्या करा कि जो औरंगाबाद है उसको संभाजी नगर में भी चेंज करने को वहाँ तब्दील कह दिया, बात हो रही है। तो आप उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको बता दिया कि यहाँ एविडेंस प्राप्त होते हैं। अधिकांश मोराल पेंटिंग या तो प्राकृतिक गुफाएं या चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्ष में होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो अधिकतर प्राचीन समय की जो मोराल पेंटिंग भित्ति चित्रकला है वो दोस्तों जो प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए होते कक्ष में होते हैं। इन चित्रों में यानी जो मोराल पेंटिंग में चित्र मिलते हैं ना, उनमें आकृति भी तो होती होगी। तो उनमें दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की हमें आकृति देखने को मिलती है।
दोस्तों अगर हम चित्र बनाएंगे तो किसी की संरचना देख के तो बनाएंगे। तो उस समय दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की जो उनके जो वहाँ पर हमें उनके गुरु हैं उनकी जो हमें प्रतिमा देखने को भी मिलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो मोराल पेंटिंग में दो प्रकार की इसमें क्या दो मेथड का यूज़ करते हैं, यानी इसमें दो प्रकार की जो मेथड का यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सी है वो हम अब बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो मेथड है वो है फ्रेस्को बुनो। आखिर है क्या है फ्रेस्को बुनो, तो हम बात करते हैं दोस्तों आखिर फ्रेस्को बुनो है क्या और ये भित्ति चित्रकला में कौन सी विधियों को इसमें यूज़ करते थे, यानी भित्ति चित्रकला के रूप में कैसे यूज़ करते थे इस मेथड का। तो दोस्तों जो फ्रेस्को बुनो है आपको ध्यान रखना है, पहली विधि फ्रेस्को बुनो का अर्थ क्या होता है, जो गीली मिट्टी पर चित्रण किया जाता है, यानी जो गीली मिट्टी पर चित्रण किया जाता है उसको हम दोस्तों फ्रेस्को बुनो मेथड कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप, ये समझ गए होंगे कि जो गीली मिट्टी पर हम चित्रण करते हैं उसको फ्रेस्को बुनो कहते हैं। यह एक यूनानी शब्द है, ध्यान रखना दोस्तों, यह एक यूनानी शब्द है जो फ्रेस से लिया गया है, यानी फ्रेस्को बुनो एक यूनानी शब्द है जो फ्रेस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ ताज़ा प्लास्टर और बुनो का अर्थ यानी फ्रेस का जो अर्थ है वो तो ताज़ा प्लास्टर है और जो बुनो का अर्थ है दोस्तों वो है अत्यंत सफ़ेद प्लास्टर। तो इसको आप ध्यान रखना, यानी फ्रेस्को बुनो गीली मिट्टी यानी गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है, यानी गीली मिट्टी पर चित्रण किया जाता है। इससे पहले 4 परतों के प्लास्टर किए जाते हैं, उसके बाद उसमें चित्रण किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ईजिली में समझा देता हूँ आखिर ये बात क्या कह रहा है, इस माध्यम से आपको कहने का मतलब क्या है। तो जब हम दोस्तों हमें पता है कि जो फ्रेस्को बुनो द्वारा इसका उपयोग करते हैं, यानी जो गीली मिट्टी पर चित्रण किया जाता है फ्रेस्को बुनो किया जाता है। गीली मिट्टी पर चित्रण तो किया जाता है लेकिन चित्रण करने से पहले इस पर ना 4 लेयर यानी कोई 4 लेयर सबसे पहले इस पर मिट्टी पर कवर की जाती है। 4 लेयर के बाद उस पर क्या दोस्तों चित्रण किया जाता है। तो वो सभी जो फ्रेस्को बुनो की विधि के द्वारा चित्रण किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तो यहाँ दोस्तों जैसे अब हम बात करते हैं कि जब फ्रेस्को बुनो में क्या दोस्तों, जब फ्रेस्को बुनो में प्लास्टर किया जाता है तो उसके बाद उस पर चूना व संगमरमर बजरी लगाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, जब उसे प्लास्टर किया जाता है यानी जो परत चढ़ाई जाती है उसके बाद उस पर चूना व संगमरमर की बजरी लगाया जाता है और अंतिम प्लास्टर के बाद पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और यह काफ़ी समय तक स्थायी रूप से भी बना रहता है। जैसे इसके एग्जाम्पल दोस्तों अगर देखा जाए तो वो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें ऐसे फ्रेस्को बुनो में बनी भित्ति चित्रकला में जो चित्र हैं वो दोस्तों अजंता की गुफाएं में इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिल भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मिनरल्स कलर यानी जो कलर्स का उपयोग किया जाता है वो दोस्तों इसमें रामरज, गेरू, हिरोजी वह पेड़ से बने रंगों आदि इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो नेचुरली उस समय के जो कलर्स होते थे ना, उस समय के जो नेचुरल कलर्स होते थे उन सभी का फ्रेस्को बुनो में यूज़ करते थे। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कि आगे दोस्तों जो दूसरी मेथड आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, फ्रेस्को यानी जिसको हम कहते हैं सिक्को। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें दोस्तों सूखे प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अभी फ्रेस्को बुनो में यानी गीली मिट्टी पर चित्रण किया जाता था लेकिन फ्रेस्को में सूखे मिट्टी यानी प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है। लेकिन इसमें दोनों में सेम क्या है कि इन दोनों में दोस्तों जो 4 प्लास्टर होते थे ना, 4 परत दोनों पे चढ़ाई जाती थी, उसी के बाद फिर दोनों में चित्रण किया जाता था। लेकिन फ्रेस्को बुनो में गीली मिट्टी पर और फ्रेस्को में सूखे प्लास्टर पर इस पर चित्रण किया जाता था। दोस्तों आपको इतना याद रखना है इसमें। फिर अगले हम बात करते हैं कि फ्रेस्को बुनो की 4 परत चढ़ाई जाती है और जब यह सूख जाता है तो इस पर चित्रण करना दोस्तों क्या होता है, आरंभ कर दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसमें फ्रेस्को बुनो के तरह रंगों का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी जो नेचुरल रंग है जैसे गोंद, दूध, अलसी का तेल, अंडे की जर्ती, ताकि जो प्लास्टर होता है ना दोस्तों सही तरीके से चिपक जाए और यह कम ड्यूरेबल हो। क्या दोस्तों, नेचुरल कलर का यूज होता है जैसे अंडे की जर्ती का, ताकि जो प्लास्टर है वो अच्छे से चिपक सके और एक लंबे समय तक वो दोस्तों एग्जिस्टेंस उसका भी रहे। जैसे हमें आज तक उस भित्ति चित्रकला जो बनाई गई है प्री हिस्टोरिक एज से, वो हमें अजंता और एल्लोर की गुफा में भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो फ्रेस्को है ये कम ड्यूरेबल होता है,
कम ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके बाद अगर हम फ्रेस्को बुनो में चित्र बना देते हैं तो उसके बाद उसे हटाया जा सकता है। अगर जो कोई सूखी चीज़ है उस पर हम कुछ भी चढ़ा देते हैं तो उसे हम खुरच के या किसी चीज़ से हटा सकते हैं, यानी वो कम ड्यूरेबल है। लेकिन जो फ्रेस्को बुनो है वो अधिक ड्यूरेबल है, यानी उसके हम गीली मिट्टी पर बनने के बाद उसे हम हटा नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों कि दक्षिण भारत में क्या दोस्तों, दक्षिण भारत में सर्वाधिक भित्ति चित्रकला यानी जो भित्ति चित्रकला में बनाए गए जो चित्र है वो तंजौर यानी तमिलनाडु में है। तंजौर के राजेश्वर मंदिरों में नृत्य करती हुई आकृतियों का संबंध भी मिलता है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से है दोस्तों, ध्यान रखना, जो मंदिरों की नृत्य करती हुई आकृतियों का संबंध 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से है, यानी उससे पहले भी है ये भित्ति चित्रकला, तथा यह मध्यकालीन चित्रकलाओं का सुंदर भी उदाहरण देखा जा सकता है। सभी जो आकृतियाँ यानी जो फ्रेस्को से बनी जो भी आकृतियाँ और जो फ्रेस्को बुनो से जो बनी भित्ति चित्रकला में जो चित्रताएँ थी यानी जो चित्र थी, जो भी आकृतियाँ बनाई जाती थी, तो दोस्तों उसमें क्या होते थे, खुले नेत्र होते थे। क्या दोस्तों, खुले हुए नेत्र, झुकी हुई आँखें और आधे खुले नेत्र अजंता जैसी परंपरा को स्पष्ट रूप से नवराते हैं। तो ये सभी जो दोस्तों ऐसी मूर्तियाँ हमें जो प्राप्त हुई थी, खुले नेत्र, आधे खुले हुए नेत्र, वो हमें अजंता से जो भी मूर्तियाँ कला प्राप्त हुई है वो हमें सब इस टाइम से हमें मिलने को दिख जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत में भित्ति चित्रकला की अंतिम श्रृंखला है, ध्यान रखना, भारत में भित्ति चित्रकला की अंतिम श्रृंखला है वो कहाँ पर है, वो हिंदूपुर के निकट लोकपक्षी मंदिर में पाई जाती है। यानी जो भारत में भित्ति चित्रकला की जो अंतिम श्रृंखला है यानी जो अंतिम मूर्ति है वो दोस्तों हिंदूपुर के निकट लोपक्षी मंदिर में पाई जाती है। इसका संबंध दोस्तों 16वीं शताब्दी से भी माना जाता है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल अगर आपको देने हैं तो जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एग्जाम्पल एक तो आता है मरणासन राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सरा आदि का भी यहाँ पर हमें जिक्र भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अजंता की जो चित्रकला है। दोस्तों ये क्या है, तो इसमें ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए कि अजंता की यानी जो भित्ति चित्रकला की जो चित्र है क्या, इसकी सब हमें पद्धति बताइए, हमने आपको बता दिया। अगर पूछा जाए कि आपसे एग्जाम्पल बताइए तो आप अजंता की गुफाओं का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे निकट वह सबसे पुराने बचे हुए भित्ति चित्रकला के एक अजंता की गुफाओं को ज्वालामुखी चट्टानों से 4वीं शताब्दी ईस्वी से काटकर बनाया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, है ना, ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया अजंता की गुफाओं को। इसमें 29 गुफाओं का समूह था जिन्हें घोड़े की नाल में तराशा गया है। वह अपनी भित्ति चित्रकला के लिए लोकप्रिय है। इसे मौर्य साम्राज्य के अधीन पूरा होने में लगभग 4 से 5वीं सदी लगी और इसमें 29 गुफाओं में से 5 गुफाएं बाण संबंधी थी, यानी क्या, बौद्ध संबंधी थी। ध्यान रखना दोस्तों, जो इनमें से 29 गुफाएं थी उनमें से 5 गुफाएं यानी जो बौद्ध से संबंधित थी, तो इसको भी आप ध्यान रखना। इसमें मेरा दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके जो क्या बोलते हैं जो संस्थापक है वो कौन है, तो आप उसका हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना कि जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे यानी स्थापक थे यानी जो रूलर जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो उसका जो आंसर दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 29 गुफाओं में से दोस्तों क्या 5 गुफाएं जो थी वो बौद्ध संबंधित भी थी। गुफा नंबर 9 व 8, गुफा नंबर 9 व 10 शुंग काल से संबंधित रखते थे, जबकि बाकी की गुप्त काल से तथा गुफा नंबर 10 गुफा नंबर 1 और 2 चित्र अजंता की जो है ना दोस्तों नवीन, ये क्या थी, गुफाएं थी। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 जो थी अजंता की नवीन गुफाएं थी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन गुफाओं में मोरल पेंटिंग एंड फ्रेस्को पेंटिंग से बने हैं। इन गुफाओं में जो भी चित्र हैं वो फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को जो आर्ट थी यानी जो मेथड थी उनसे ही चित्र बने हुए हैं। ये चित्र उस काल की शैलियों
वेशभूषा और आभूषण के साथ साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक की स्थितियों का भी पता चलते हैं। दोस्तों हमारी जो भी पीछे यानी जो भी ऐतिहासिक चीज़ें होती है उससे हमें उस समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। क्यों? ताकि जो उस समय लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या शासन रहता था, तो वो सभी बातें हमें दोस्तों किसी ना किसी जो इंस्क्रिप्शन होते थे उनसे माध्यम से हमें दोस्तों पता चलता है। ठीक दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ तक कि पशुओं पक्षियों को भी देखने को मिलता है। इन चित्रों के सामान्य विषयों में जातक कथाएं से लेकर बुद्ध के जीवन और वनस्पति के विस्तार तक समावेश भी मिलता है। किनमें? अजंता की गुफाओं में। चित्रण का माध्यम वनस्पति और खनिज रंग थे। आकृति की रूपरेखा भूरे, काले या गहरे लाल रंग की धाराओं के साथ लाल घेरू रंग से भी की जाती थी। दोस्तों अगर हम लास्ट में बात करें कि जो गुफा नंबर 26 में बौद्ध का महापरिनिर्वाण और गुफा नंबर 19 में नागराजा और उसकी पत्नी का भी हमें जिक्र मिलता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो जातक है वो बौद्ध के जो जीवन से संबंधित जो भी पुराने पूर्ण जीवन है यानी जो उनकी पिछला जन्म है वो सभी जातक कथाएं उनसे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये था, हमने आपको बता दिया मोरल पेंटिंग क्या है और इसमें जो एग्जाम्पल आप दे सकते हो अजंता का। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अजंता की जो मोरल पेंटिंग यानी भित्ति चित्रकला है क्या। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको वीडियो समझ में आ गई तो अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट्स में उसमें ज़रूर दें। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अभी तक जो अभी हमारे चैनल पे पहली बार देख रहा है और जो जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार करिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।